पानी की ताकत से बिजली, ये सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके पीछे की इंजीनियरिंग उतनी ही कमाल की है। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, मतलब बिल्कुल शुरुआत से, इसकी फिजिक्स से लेकर ग्रिड तक बिजली पहुंचने तक हर एक पहलू को गहराई से जानेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे ऊर्जा के बदलने के सिद्धांतों से, फिर देखेंगे वो बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स और टरबाइन्स जो पानी को संभालते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, एक्साइटेशन और कंट्रोल पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये पावर ग्रिड से कैसे जुड़ती है। चलिए सबसे पहले उस बेसिक साइंस को समझते हैं जिस पर ये पूरी टेक्नोलॉजी टिकी है। असल में ये पूरा खेल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का ही है। तो एक हाइड्रो पावर स्टेशन होता क्या है? टेक्निकली ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ये गिरते या बहते पानी की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करती है टरबाइन और जनरेटर को घुमाने के लिए। मतलब ये पूरा का पूरा पृथ्वी के नेचुरल वाटर साइकिल पर ही तो काम करता है। ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले ऊंचाई पर जमा पानी में होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पानी नीचे की तरफ बहता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। फिर यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को घुमाती है, जिससे बनती है मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी। और आखिर में जनरेटर इसी रोटेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब कितनी पावर अवेलेबल है उसे कैलकुलेट करने के लिए ये हाइड्रोलिक पावर इक्वेशन बहुत काम आती है। यहां आईपी मतलब इनपुट पावर है। ये कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। रो यानी पानी की डेंसिटी, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यू यानी वॉल्यूम फ्लो रेट, और सबसे जरूरी एचटी यानी टोटल हेड या पानी की कुल वर्टिकल गिरावट। तो इन सभी फैक्टर्स से ही तय होता है कि आखिर कितनी बिजली बन सकती है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ ली। अब उन असल फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर आते हैं जो पानी के फ्लो को काबू करते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलते हैं। तो देखिए, हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक खास काम है। डैम और रिजर्वॉयर पानी को ऊंचाई देते हैं, जिसे हेड कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। कंट्रोल गेट से पानी के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है। फिर आता है पेनस्टॉक। ये एक मोटी पाइपलाइन है जो पानी को टरबाइन तक ले जाती है, और इसी दौरान पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और हाँ, ड्राफ्ट ट्यूब, ये रिएक्शन टरबाइन से निकलते हुए पानी की बची खुची काइनेटिक एनर्जी को भी रिकवर कर लेता है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। अब ये हेड शब्द बार बार आ रहा है, तो इसे ठीक से समझ लेते हैं। 2 तरह के हेड होते हैं, ग्रॉस हेड और नेट हेड। ग्रॉस हेड तो सीधा साधा हिसाब है, रिजर्वॉयर की सतह से लेकर टेल रेस के बीच का टोटल वर्टिकल डिफरेंस। लेकिन असल में पूरी एनर्जी टरबाइन तक नहीं पहुंचती। पेनस्टॉक के अंदर फ्रिक्शन और टर्बुलेंस की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। इस लॉस को ग्रॉस हेड से घटाने के बाद जो बचता है वही है नेट हेड, और यही वो असली हेड है जो टरबाइन को मिलता है और परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होता है। तो ये जो नेट हेड हमने अभी समझा, यही सबसे बड़ा फैक्टर है ये तय करने में कि कौन सी टरबाइन लगेगी। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, बहुत कम हेड मतलब 40 मीटर तक के लिए कैप्लान या प्रोपेलर टरबाइन इस्तेमाल होती हैं। वहीं बहुत ज्यादा हेड, कभी कभी 1300 मीटर तक के लिए पेल्टन टरबाइन बेस्ट है। और फ्रांसिस टरबाइन एक बहुत बड़ी रेंज को कवर करती है, लगभग 25 से 350 मीटर तक। अच्छा, टरबाइन काम कैसे करती हैं? इसके 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। एक है इंपल्स टरबाइन, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेल्टन टरबाइन। इसमें पानी की एक बहुत तेज जेट या धार टरबाइन की बकेट से टकराती है और अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करती है। यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहता है। दूसरी तरफ है रिएक्शन टरबाइन्स, जैसे फ्रांसिस और कैप्लान। ये पानी से भरे एक केसिंग के अंदर काम करती हैं और घूमने के लिए प्रेशर और वेलोसिटी दोनों का इस्तेमाल करती हैं। तो पानी ने अपना काम कर दिया, टरबाइन घूम गई। अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरेशन सिस्टम, और इसका हीरो है सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, और यह होता है फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, रोटर और स्टेटर। रोटर, जैसा कि नाम से पता चलता है, घूमने वाला हिस्सा है जो टरबाइन शाफ्ट से जुड़ा होता है। इस पर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या फील्ड पोल्स। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है जिसमें कंडक्टर वाइंडिंग्स होती हैं। तो जब टरबाइन रोटर को घुमाती है तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की वाइंडिंग से होकर गुजरता है और बस उनमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। अब ये जो बिजली पैदा हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी सही होना बहुत जरूरी है, और वो इस इक्वेशन से तय होती है।
F = N × P/120। यहाँ F इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है, N है रोटेशनल स्पीड RPM में और P है जनरेटर में पोल्स की संख्या। हमारे ग्रिड में फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, जैसे 50 हर्ट्ज। तो इस इक्वेशन से साफ है कि उस फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए जनरेटर की स्पीड को एकदम सटीक कंट्रोल करना पड़ता है। जनरेटर तो घूम रहा है, बिजली भी बन रही है, लेकिन इस पावर और वोल्टेज को कंट्रोल कैसे किया जाता है? यहीं पर रोल आता है एक्साइटेशन और कंट्रोल सिस्टम्स का। तो ये एक्साइटेशन सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो जनरेटर के रोटर मतलब उसके फील्ड वाइंडिंग्स को डायरेक्ट करंट या डीसी सप्लाई करता है और उसे रेगुलेट भी करता है। इसी डीसी करंट को कम ज्यादा करके हम रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को कंट्रोल करते हैं, जिससे जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज और रिएक्टिव पावर आउटपुट भी कंट्रोल होता है। एक्साइटेशन सिस्टम के कई टाइप होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये एक टिपिकल ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का स्कीमेटिक है। इसमें एक छोटा ऑल्टरनेटर कम रेक्टिफायर, जिसे एक्साइटर कहते हैं, मेन जनरेटर शाफ्ट पर ही लगा होता है। ये सीधे रोटर को डीसी पावर दे देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कार्बन ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मेंटेनेंस कम हो जाता है। दूसरा टाइप है बस फेड स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। ये सिस्टम पावर के लिए खुद जनरेटर के टर्मिनल्स पर ही निर्भर करता है। ये उस पावर को एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से गुजारकर रोटर की फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका हाई स्पीड रिस्पॉन्स। ये बहुत तेजी से काम करता है। हाँ, इसे स्टार्ट करने के लिए एक बाहरी सोर्स से फील्ड फ्लैशिंग करनी पड़ती है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कुछ बड़े अंतर सामने आते हैं, जैसे कि हाई इनिशियल रिस्पॉन्स जो ग्रिड में कोई गड़बड़ी होने पर जरूरी होता है, वो स्टैटिक सिस्टम यानी पोटेंशियल कंट्रोल रेक्टिफायर में तो होता है, पर ब्रशलेस में इसके लिए स्पेशल इंतजाम करने पड़ते हैं। इसी तरह रैपिड डी एक्सेलरेशन और ऑनलाइन मेंटेनेंस के मामले में भी स्टैटिक सिस्टम बेहतर है। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक्साइटेशन सिस्टम का काम सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करना भी है। इसके लिए कुछ लिमिटर्स होते हैं। ओवर एक्साइटेशन लिमिटर, ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को ओवरहीट होने से बचाता है। अंडर एक्साइटेशन लिमिटर, ये तब काम आता है जब जनरेटर लीडिंग पावर फैक्टर पे चल रहा हो, ताकि वो स्टेबल रहे। और एक होता है वोल्ट्स पर हर्ट्स या V/H लिमिटर, जो ओवर वोल्टेज या अंडर फ्रीक्वेंसी की हालत में जनरेटर के कोर को जरूरत से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स से बचाता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, ग्रिड इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस। मतलब ये पक्का करना कि जो बिजली बनी है वो भरोसेमंद, एफिशिएंट और हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड के साथ कंपैटिबल हो। हाइड्रो पावर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी एफिशिएंसी। अगर हम ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी देखें तो हाइड्रो पावर 90% तक एफिशिएंट हो सकता है। इसकी तुलना में कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी करीब 40% और सोलर पीवी की करीब 20% होती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और आज के ज़माने में हाइड्रो पावर का रोल सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। ये ग्रिड के लिए एक वाटर बैटरी की तरह काम कर रहा है, खास तौर पे पम्प्ड स्टोरेज के जरिए। होता यह है कि जब सोलर या विंड से ज़्यादा बिजली बन रही होती है तो उस एक्स्ट्रा पावर से पानी को वापस ऊपर रिजर्वॉयर में पंप कर दिया जाता है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसी पानी को नीचे गिराकर फिर से बिजली बना ली जाती है। ये ग्रिड को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए एक गेम चेंजर है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जैसे जैसे हमारे ग्रिड में सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल्स बढ़ते जा रहे हैं जिनकी पावर सप्लाई फिक्स नहीं होती, तब ग्रिड की स्टेबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में हाइड्रो पावर सिस्टम्स की कौन सी फंडामेंटल इंजीनियरिंग खासियतें, जैसे कि इसका तेज रिस्पॉन्स, इसकी रोटेशनल इनर्शिया या इसकी वोल्टेज कंट्रोल की क्षमता, ग्रिड को स्थिर रखने के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी।